और सत्ता में हमेशा की तरह पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और जरूरी अपडेट्स। पहले आपको नेपाल में तबाही का वो अलर्ट दिखाएंगे जिसे सुनने के बाद लोगों में भयंकर दहशत है। सवाल है कि क्या तिब्बत में एक और झील टूटने वाली है? क्या इस बार नेपाल में पहले से कई गुना ज्यादा बर्बादी होने वाली है? वो डर जो किसी भी वक्त सच हो सकता है, उसके बारे में पूरी डिटेलिंग। नेपाल में इस वक्त हालात इतने चिंताजनक हैं कि प्रधानमंत्री बालेन शाह ने फॉरेन रेस्क्यू ऑपरेशन रोकने का आदेश जारी कर दिया है। पूरे नेपाल को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। कैसे पैनिक बटन दब चुका है, इस पर TV9 रिपोर्टर की ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखिएगा। नेपाल में तबाही के बीच आज 21 भारतीय नागरिक काठमांडू से दिल्ली पहुंचे हैं। हालांकि अब भी करीब 320 भारतीयों के लापता होने की खबर है। आज जिनकी वापसी हुई है वो तमिलनाडु के 21 तीर्थयात्री हैं। दिल्ली में विदेश मंत्री से उनकी मुलाकात भी हुई है। और फिर सत्ता में आपको बाबा रामदेव और कंगना रनौत के बीच सीज फायर भी दिखाएंगे। रामदेव ने रक्षाबंधन पर कंगना रनौत को मिठाई भेजी है, जिसे कंगना ने स्वीकार किया। बाबा रामदेव को अपना बड़ा भाई बताया, साथ ही भूल चूक माफ होने की बात भी कही। एक बड़ी खबर बंगाल से है, जहां आज ममता बनर्जी बीजेपी पर जमकर बरसी हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने इलेक्शन हाईजैक किया और इसके लिए चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया गया। ममता ने यह भी कहा कि टीएमसी की सत्ता में पुलिस का चेहरा मानवीय था, लेकिन बीजेपी ने बंगाल पुलिस को राक्षस बना दिया है। और फिर सत्ता में आपको नेताओं के रक्षाबंधन का वीडियो एल्बम दिखाएंगे। दिल्ली में पीएम मोदी और यूपी में सीएम योगी ने कैसे ये त्योहार जैन अल्फा के बच्चों के साथ मनाया, जबकि राहुल गांधी ने बहन प्रियंका गांधी के साथ तस्वीर शेयर करके रक्षाबंधन की बधाई दी। एक और अपडेट हथियारों की सत्ता पर। भारतीय सेना अमेरिका से जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम खरीदेगी। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने इसके बारे में जानकारी दी और बताया कि लेटर ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पर साइन हो चुके हैं। ये डील पड़ोसी देशों के लिए क्यों चिंताजनक है, खास तौर से देखिएगा। तो सत्ता में आज सबसे पहले बात करते हैं नेपाल से आई उन नई तस्वीरों की जिसमें विनाश की कहानी है। तबाह होते नेपाल के वीडियो प्रमाण है। 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं। पिछले 50 घंटों से भी ज्यादा वक्त से नेपाल अपने इतिहास का सबसे बड़ा दर्द झेल रहा है। नेपाल की तबाही, नई तस्वीरें जो आई हैं उसके जरिए अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो वो दिल दहला देने वाली हैं। आप इस वीडियो से समझिए कैसे 26 अगस्त को नेपाल की तरफ तीव्र गति से तबाही आई थी। ऐसा दिख रहा है कि आपदा हिमालय में बहुत ऊंचाई पर शुरू हुई, जहां ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर गिरा था, जिससे पानी और मलबे का एक तेज बहाव नीचे की तरफ आने लगा। सैटेलाइट तस्वीरें भी इसके सबूत दे रही हैं कि ग्लेशियर के निचले हिस्से का एक बड़ा टुकड़ा लगभग 5200 मीटर की ऊंचाई से टूट कर आया। घाटी में लगभग 1200 मीटर नीचे गिरा और गिरते समय अपने साथ चट्टानें और मलबा भी समेटता लाया। लहरों के साथ चट्टान ने बड़े बड़े मकानों को चूर चूर कर दिया। ये हम सब ने देखा है। इस आपदा में सबसे ज्यादा नुकसान नेपाल के रसुआ जिले में हुआ है, जो चीन की सीमा के ठीक दक्षिण में है। बताया जा रहा है कि लहरों के ऐसे ही आक्रोश और आक्रमण के बाद त्रिशूली नदी में पानी का स्तर सिर्फ 30 मिनट में, सिर्फ आधे घंटे में 9 मीटर तक बढ़ गया था। उसके बाद ऐसी तबाही आई कि सब कुछ बर्बाद हो गया। पूरे अब के हाम्रो कम्पनी मान्छे भेटेको यार, कम्पनीले भेट्यो नि। अब नेपाल से आया हर दृश्य डरावना है, खौफनाक है। लहरों के बीच फंसे अब इस घर को देखिए। इस घर में मौजूद लोगों के बारे में सोचिए। उनके मन में क्या चल रहा होगा, उस वक्त वो क्या महसूस कर रहे होंगे जब उनकी आंखों के सामने तबाही ही तबाही हो। आमने सामने तबाही, अगल बगल तबाही। जिस मकान में वो मौजूद हैं उसकी नींव लहरों के आगे हिल रही है। जिस मकान की बालकनी से वो तबाही देख रहे हैं उसके किसी भी वक्त टूटने का अंदेशा है। 60 सेकंड का ये वीडियो नेपाल के लोगों की पीड़ा को बता रहा है, बयान कर रहा है। चारों तरफ गाड़ियां तैर रही हैं। मकान में मौजूद सभी लोग बालकनी में आ चुके हैं। उन्हें पल पल मौत का डर सता रहा है। यहां आसपास मौजूद कई घरों में भी लहरों की अब दस्तक है। ऐसा लग रहा है कि लहरों की रफ्तार के आगे पूरा इलाका आत्मसमर्पण कर रहा है।
मौत के भंवर में फंस चुका है। नेपाल में आपदा के बाद लगातार बढ़ रही मौतों की संख्या इस बात की पुष्टि भी कर रही है। जिंदगी भर की कमाई कैसे पल भर में खत्म हो जाती है, आप अगली तस्वीर से समझ सकते हैं। नेपाल में प्रकृति का यह भयानक रूप डराने वाला है। 10 सेकंड के इस वीडियो में आप देख पाएंगे कैसे एक घर अचानक चारों तरफ से लहरों से घिर जाता है। चिंता की बात यह है कि नेपाल में इसी तरह की तबाही का अलार्म फिर से बज रहा है। कहानी सिर्फ एक झील के फटने की नहीं है। जो नई जानकारी आ रही है उसके मुताबिक नेपाल और तिब्बत सीमा के पास बनी एक और झील आंशिक रूप से टूट चुकी है। शुओकेन पोइक सांगपो नदी के संगम में बनी झील टूट चुकी है। कहा यह भी जा रहा है कि झील के टूटने से बड़ी तादाद में पानी बह निकला है। चीन ने पहले इस झील को लेकर लेवल 4 का अलर्ट साउंड किया था। यह प्रतिक्रिया प्रणाली का सबसे शुरुआती लेवल है। लेवल 4 अलर्ट का मतलब है कोई संभावित खतरा आ रहा है। इस स्तर पर प्रशासनिक तंत्र सक्रिय और सतर्क हो जाता है, निगरानी बढ़ाई जाती है और स्थानीय आपातकालीन टीमों को स्टैंड बाय मोड पर रखा जाता है। सवाल अब यह है कि आशंका क्या है, खतरा कितना बड़ा है, नेपाल में अब आगे और क्या होने वाला है, इसे भी समझिए। शुओकेन पोइक सांगपो नदियां तिब्बत से निकलती हैं। दोनों नदियां नेपाल में भोटेकोशी नदी की धारा का हिस्सा हैं। झील के फटने से भोटेकोशी नदी में फिर सैलाब आने का खतरा है। इस वक्त जो तबाही भोटेकोशी नदी में सैलाब के बाद आई थी, बड़ी बात यह है कि नेपाल के रसुआ जिले में तबाही का खतरा फिर से बन गया है। खतरे की वजह से नेपाल के रसुआ जिले में रेस्क्यू ऑपरेशन 90 मिनट के लिए रोक दिया गया था। नदी के रास्ते में आने वाले गांव खाली कराए जा रहे हैं। लोगों और सुरक्षा कर्मियों को फौरन सुरक्षित जगहों पर पहुंच जाने के लिए कहा गया है। नेपाल में तबाही, दहशत और आने वाले खतरे को 120 सेकंड की इस न्यूज रील से समझिए। मैं धादिंग के बैरनी में हूं। बैरनी में मैं जब अस्पताल में रिपोर्ट कर रहा था, उसी वक्त वहां जो सशस्त्र प्रहरी बल के जवान थे जो उस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए थे, वो अचानक ही लोगों को अलर्ट करना शुरू करते हैं और वो पीछे से आवाज देते हैं कि आपको यहां से निकलना होगा। और मैं निकलकर एक ऊंचे स्थान पर पहुंच गया हूं, जहां मैं मनीष को कहूंगा जरा पीछे दिखाइए। यहां जो आसपास जो लोग रह रहे थे, सुरक्षित थे, उनको बताया गया कि आप ऊंचे स्थान पर चले जाइए। कुछ और लोग हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानते हैं कि अचानक जब अलर्ट आया तो फिर वो कैसे इस जगह तक पहुंचे हैं और उन्हें क्या कहा गया आप लोगों को। जी, इधर क्या बोल रहा है कि हमारा इधर जो पुलिस का सेक्रेटरी है वो सब इधर बोल रहा है, इधर से अभी ऊपर से जो चाइना से वो बात फूट गया है, ऊपर से वो नीचे रहने वाला आदमी को बोल रहा है कि तो थोड़ा सुरक्षित जगह पे रोको। सुरक्षित रहने के लिए ऊपर हम लोग का ऊपर से आया। पहले तस्वीर देख लीजिए। ये चूंकि ऊंचा स्थान है, ये सड़क है और इसी सड़क से आपको स्कूल बस, जो बस स्कूल के कैंपस में लगी थी, जिस स्कूल में पानी घुस गया था, उसके जो स्कूल बस हैं उनको अब बता दिया गया है कि आप लोग भी ऊपर की तरफ बढ़िए और धीरे धीरे आपको वो सारे लोग जो आसपास में रहते हैं वो ऊपर की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। और दूसरे हिस्से में देखिए, एक भी मकान आपको खुला हुआ नजर नहीं आएगा। जो लोग अपने घर में थे उन्हें कहा गया कि आप लोग तुरंत निकलिए और मुश्किल से 10 मिनट का वक्त लगा, लोगों ने अपने घर को छोड़ दिया है। लगातार यहाँ अनाउंस किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि आप इस जगह को खाली कर दीजिए। और जिस ऊंचे स्थान पर हम खड़े हैं, एक बार मनीष इधर दिखाइए, अब आपको धीरे धीरे लोग यहाँ नजर आएंगे कि नीचे से लोग ऊपर की तरफ चले आ रहे हैं। मनीष दूसरे हिस्से में भी आप दिखाइएगा। इस तस्वीर के बाद आपको गाड़ियां भी दिखेंगी, रवि आपको गाड़ियां भी दिखेंगी। यहाँ से नीचे जिनके पास गाड़ी है वो गाड़ी लेकर के ऊपर की तरफ चले आ रहे हैं। चूंकि ये ऊंचाई वाला स्थान है, यहाँ एक छोटा सा ये पहाड़ है और पहाड़ के हिस्से में आगे जाकर के जो स्थान है उस स्थान पर लोगों को रहने के लिए कहा गया है। अभी भी अलर्ट जारी हुआ है, उधर से कि फूट गया है, इसीलिए पहले ही सबको सुरक्षा। तिब्बत में जो झील किसी भी वक्त टूट सकती है उसके बारे में हमने आपको कल बताया था। अब नेपाल के रसुआ प्रशासन ने झील के किनारे टूटने की सूचना दी है। उसके तटबंध, उसके किनारे टूट रहे हैं। हालांकि अधिकारियों को अभी पक्के तौर पर यह जानकारी नहीं है कि झील कितनी बड़ी है, लेकिन हालात की गंभीरता को देखते हुए चीन की इंजीनियरिंग टीम ने एरियल सर्वे का 3D मॉडल दिखाया है, जिसके आधार पर आई जानकारी डराने वाली है। अनुमान है कि यह झील करीब 150 मीटर लंबी है और इसकी गहराई 40 से 50 मीटर तक है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता है झील में लगातार बढ़ता पानी। कल तक इसमें करीब 20 लाख क्यूबिक मीटर पानी था, लेकिन आज पानी बढ़कर करीब 25 लाख क्यूबिक मीटर हो गया है। अगले 3 दिनों में इसका पानी 50 लाख क्यूबिक मीटर तक पहुंच सकता है। यह इतना ज्यादा पानी है कि जितना 1200 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल में होता है।
ऐसी आशंका है कि 1 सितंबर तक पानी का दबाव सबसे ज्यादा हो जाएगा और इतने दबाव में यह झील कभी भी टूट सकती है। अब इतना पानी हजारों मीटर की ऊंचाई से मलबे और पत्थरों के साथ बहेगा तो तबाही बहुत बड़ी हो सकती है। और उससे भी बड़ी बात यह कि जो तबाही 26 अगस्त को नेपाल ने देखी, ये तबाही उससे भी बड़ी हो सकती है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ इससे डिफर करते हैं। उनका कहना यह है कि उस दिन की तबाही से बड़ी ये तबाही नहीं होगी, क्योंकि उस दिन जो ग्लेशियर का टुकड़ा टूटा वो बहुत बड़ा था। और दूसरे ये भी कि अब वो जो पाथ है जिससे होकर भोटेकोशी और त्रिशूली बहते हैं, उसके आसपास लोग अब या तो वहां से जा चुके हैं या आसपास जो लोग हैं वो सतर्क हैं, इसलिए आपदा उतनी बड़ी नहीं होगी। बहरहाल, जब पहाड़ों से आए सैलाब ने कुछ ही मिनटों में नेपाल के हालात खराब कर दिए थे। कई रिहायशी इलाके एक तरह से मिट्टी में मिल गए। सैलाब से पहले जहां ऊंची ऊंची इमारतें थीं, वहां सिर्फ मलबा नजर आ रहा है। तो नेपाल में हमारी टीम एक ऐसे स्कूल पहुंची जहां तबाही आने से पहले बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन अब वहां सिर्फ बर्बादी के निशान हैं। मैं इस वक्त धादिंग जिले के गलछी बैरनी बागेश्वरी माध्यमिक विद्यालय में खड़ा हूं और इस विद्यालय की स्थिति को देखकर आप यही सोचेंगे कि आखिर प्रकृति ने नेपाल के ऊपर कैसी मार दी है, किस तरीके से लोग यहाँ परेशान रहे होंगे। और लोगों का तो छोड़िए, जो स्कूल के बच्चे हैं, जो स्कूल आए हुए थे, वो किस स्थिति में रहे होंगे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। इस क्लासरूम को देखिए। बच्चे जब यहाँ पढ़ने आए थे सुबह के वक्त में, तो वो बिल्कुल आम दिनों की तरह वैसे ही आए जैसे उन्हें लगा कि वो अपने स्कूल जाएंगे, स्कूल में खेलेंगे, पढ़ेंगे, टीचर के साथ बात करेंगे, कुछ समझेंगे। लेकिन आने के कुछ ही देर के बाद उन्हें पता चला कि असल में आज प्रकृति को कुछ और ही मंजूर है। और तभी ये बच्चे यहां से अपने स्कूल बैग, अपने टिफिन बॉक्स, अपने वाटर बॉटल को छोड़कर यहां से किसी तरीके से चले जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। और ये स्थिति सिर्फ एक क्लासरूम की नहीं है, एक स्कूल की नहीं है। न जाने कितने ऐसे स्कूल हैं, कितने ऐसे क्लासरूम हैं। इस स्कूल के ग्राउंड फ्लोर पर जितने भी क्लासरूम हैं, उस क्लासरूम में ऐसे ही दलदल है। ये कह रहे हैं कि स्कूल में 750 बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे हैं। उन बच्चों को किसी तरीके से उस वक्त में, बहुत कम समय में इन्होंने यहां से निकाला और निकाल करके लेकर गए। और इतना वक्त भी नहीं मिला उन बच्चों को कि वो अपने बैग को, अपने टिफिन बॉक्स को संभाल पाते। ये क्लासरूम की स्थिति एक बार दिखाइए मनीष। ये इस तरीके से जो आप मलबा देख रहे हैं, आप सोच लीजिए कि उस वक्त कैसा मंजर रहा होगा। यहां भी आपको वैसे ही जैसे स्कूल में होता है, बेंच है, डेस्क है, बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था है, सामने पढ़ने के लिए ये बोर्ड लगे हुए हैं। लेकिन ये उन बच्चों की अधूरी कहानी है जो कल तक इन्हें अपने कंधों पर लेकर स्कूल आया करते थे। नेपाल में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लगातार लोगों की तलाश भी चल रही है। अब तक की जानकारी के मुताबिक 550 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, कई शव मिल भी चुके हैं। अकेले चितवान इलाके में 190 लोगों के शव मिले हैं। करीब 1500 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और 1000 से ज्यादा लोगों की तलाश अब भी जारी है। कई जगहों पर हालात ये हैं कि अस्पतालों में शव रखने की जगह तक नहीं बची। रसुआ जिले के प्रशासन के मुताबिक कुछ शवों की पहचान हो पाना मुश्किल है, जिसके लिए डीएनए टेस्ट कराए जाने वाले हैं। नेपाल में कई अस्पताल भी ऐसे हैं जो सैलाब की चपेट में आए। हमारे संवाददाता आकाश वत्स ऐसे ही एक अस्पताल पहुंचे। स्कूल के बाद अस्पताल का हाल आकाश की निगाहों से। नेपाल के धादिंग जिले के बैरेनी में हूं। ये बैरेनी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। और अब यहां से ये जो मलबा है, मलबा निकालने का काम शुरू हो गया है और इस अस्पताल को फिर से शुरू करने की तैयारी हो रही है। आप जब अंदर आएंगे, आगे आते रहेंगे मनीष, ये लगभग घुटने भर मलबा है। और हॉस्पिटल का ये मनीष, ये दिखाइए, ये टिकट काउंटर, रूम नंबर 101, ये टिकट काउंटर है। लेकिन इस टिकट काउंटर में अभी फिलहाल जाना ठीक नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि हम कहां तक पहुंच पाते हैं। ये है टिकट काउंटर वाला वो रूम नंबर 101। और इसकी स्थिति देखिए, कुछ भी सुरक्षित नहीं है। जितना जो कुछ था
सब बर्बाद हो चुका है। एक भी सामान यहां आपको सुरक्षित नहीं मिलेगा। जो स्थान, जो जगह, जो कमरा लोगों को ठीक होने की गारंटी देता था, उस कमरे की स्थिति कैसी है और पानी कहां तक था, वो सारे निशान आपको दिखेंगे। एक्सरे रूम है, रूम नंबर 104। मनीष, अगर दिखा पाए तो दिखाइए जरा, एक्सरे मशीन को दिखाइए, एक्सरे मशीन को दिखाइए कि अब कुछ भी सुरक्षित नहीं है, सब बर्बाद हो गया, या तो बह गया या यहां जो है वो सब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। कुछ भी आपको यहां पर सुरक्षित नहीं मिलेगा। हम कोशिश करते हैं इसमें जाने की, नहीं, यहां जाना ठीक नहीं है। आगे की तरफ चलकर देखते हैं। यहाँ जितने स्ट्रेचर हैं, जो बेड हैं, वो सब बर्बाद हो चुके हैं, या तो बह गए या फिर वो बर्बाद हो गए। कुछ भी सुरक्षित नहीं है। जिससे सब कुछ ठीक होता था, जिस स्थान पर आकर लोग खुद को ठीक मानते थे, उस स्थान पर अब कुछ भी ठीक नहीं है। और इतनी दर्दनाक तस्वीरों के बीच एक सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसा हो क्यों गया? नेपाल में अचानक इतना बड़ा सैलाब आया क्यों? इसका कारण अस्थायी झील का फटना माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स इस तरह की घटनाओं को क्लाइमेट चेंज से जोड़कर भी देख रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि बढ़ती गर्मी हिमालय के ग्लेशियर्स और पहाड़ों को कमजोर कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हिमालय के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। पिछले 30 वर्षों में नेपाल के करीब 1/3 ग्लेशियर्स पिघल चुके हैं। चिंता की बात यह है कि पिछले एक दशक में ग्लेशियर्स के पिघलने की रफ्तार और ज्यादा बढ़ी है। अब ये पहले के मुकाबले करीब 65% ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं। और बढ़ती गर्मी का असर सिर्फ ग्लेशियर्स तक सीमित नहीं है, पहाड़ों की ढलानों पर जमी बर्फ भी पिघल रही है। जब ढलानों पर जमी बर्फ पिघलती है तो चट्टानों और मिट्टी को बांधे रखने वाली जकड़ और पकड़ कमजोर होती है, और यही वजह है कि पहाड़ों के टूटने और लैंडस्लाइड का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए ऐसे खतरों को वक्त रहते पहचानने की जरूरत है, वरना प्रकृति का ये प्रकोप आगे और खतरनाक हो सकता है। मैं धादिंग में हूँ। बैरिनी एक जगह है धादिंग में, मैं वहाँ हूँ, और इस तस्वीर को देखकर आप बहुत आसानी से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात किस तरीके के रहे होंगे, किस तरीके का वो मंजर रहा होगा, वो खतरनाक मंजर। अब हालांकि जो सड़क के ऊपर जो दलदल था उसे हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ सड़क के दूसरे हिस्से में जो तस्वीर आपको दिखेगी वो तस्वीर बताएगी कि इतनी आसानी से सब कुछ नहीं होने वाला है। सड़क के इस हिस्से में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये ऐसा मलबा है, ये ऐसा दलदल है कि इस दलदल में फिलहाल कोई जा नहीं सकता है। मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं कि अगर यहां कोई जाने की कोशिश करेगा तो वो किस तरीके से इसमें फंस सकता है। हालांकि धूप बहुत तेज है, पिछले 2 दिनों से काफ़ी धूप हो रही है, और उस धूप के बाद हुआ यह है कि ये जो मलबा है, ये जो दलदल है, वो धीरे धीरे सूख भले ही रहे हैं, लेकिन अभी भी हालात पहले की तरह नहीं बने हैं और उसे बनने में अभी लंबा वक्त लगेगा। सामने देखिए, अब लोग धीरे धीरे साफ सफाई में लग गए हैं, धीरे धीरे वो कोशिश कर रहे हैं कि ये सब साफ हो जाए। हम कोशिश करते हैं बात करने की। हजूर, यो हजूर को पसल हो? स्टेशनरी बागेश्वरी स्कूल, स्कूल का स्टेशनरी हो हजूर को? यति डूबिया था, यति डूबिया थी। ये बता रहे हैं कि यहाँ तक पानी था। अगर मैं यहाँ ऐसे खड़ा हो जाऊं तो आप समझिए इतना पानी था इस स्थान पर, जबकि ये जो दुकान है, ये दुकान ऊंचाई वाले स्थान पर है। इंसान तो किसी तरीके से, जब सूचना मिली तो इंसान तो किसी तरीके से यहाँ से बच निकला, लेकिन यहाँ जो मवेशी बंधे हुए थे वो मवेशी अब नहीं रहे, वो पानी में बह गए। ग्लेशियर पिघलने और झीलों वाला खतरा सिर्फ नेपाल को ही नहीं है, इससे भारत को भी सतर्क रहने की जरूरत है। ट्रांस हिमालय से जुड़े क्षेत्र में ग्लेशियरों के पिघलने से बन रही झीलें हिमाचल प्रदेश और पंजाब तक नेपाल की तरह तबाही मचा सकती। हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद के अध्ययन में यह पता चला है कि अकेले सतलज बेसिन में ऐसी 2292 झीलें हैं। इनमें 1335 तिब्बत में हैं, जहां भारत का कोई नियंत्रण नहीं होने से इन झीलों की निगरानी संभव नहीं है। लेकिन सतलज बेसिन में भारत के लिहाज से खतरा कितना बड़ा है, इसे समझना आवश्यक है। पर्यावरण परिषद के मुताबिक हिमाचल के सतलज क्षेत्र में 470 झीलें स्पीति और 487 किन्नौर में हैं। यहाँ ऐसी 49 झीलें हैं जो 10 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई हैं। 51 झीलें ऐसी हैं जिनका दायरा 5 से 10 हेक्टेयर में है।
सतलज के अलावा चिनाब और रावी बेसिन में भी 373 ग्लेशियर झीलें हैं। इन झीलों का आकार तेजी से बढ़ता जा रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, झीलें आकार बढ़ा रही हैं। ऐसी ही एक झील लाहौल स्पीति के सिस्सू के पास है, जिसका नाम है गोपनगाथ झील, जिसका आकार पिछले 50 वर्षों में 4 गुना हो चुका है। 1975 में यह झील 27 हेक्टेयर में थी और अब यह 110 हेक्टेयर तक फैल चुकी है। इसकी औसत गहराई 36 मीटर तक है। अगर प्राकृतिक बांध के कमजोर होने, हिमस्खलन या भूकंप के कारण यह झील फटी तो पानी और मलबे का तेज बहाव उदयपुर क्षेत्र से होते हुए आगे जम्मू कश्मीर तक तबाही ला सकता है। हालांकि सभी झीलें खतरे वाली नहीं हैं, लेकिन तेजी से बढ़ रही और अस्थिर झीलों की पहचान किया जाना जरूरी है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने हिमाचल के अंदर 4 झीलों को सबसे खतरनाक माना है। इनकी निगरानी के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं। विश्लेषक बताते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मौजूद झीलों के फटने का खतरा बहुत ज्यादा है। जर्नल ऑफ ग्लेशियोलॉजी में कश्मीर यूनिवर्सिटी की एक स्टडी छपी, जिसमें 1992 से 2024 तक के सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करके 155 ग्लेशियर झीलों का आकलन किया गया, जिनके नाम है ब्रह्मसार, चिरसार, नंडकोल, गंगाबल और भागसर। ऊंचाई पर मौजूद ये झीलें टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह हैं, जो घाटी में तबाही मचा सकती हैं। ब्रह्मसार कुलगाम जिले में स्थित झील ग्लेशियर के तेजी से पिघलने के चलते फैलती जा रही है। दूसरी झील चिरसर भी कुलगाम में ही है। इससे दक्षिण कश्मीर में निचले इलाकों में बसी आबादी को सीधा खतरा है। गांदरबल जिले की नंडकोल झील पानी के ऐसे नेटवर्क का हिस्सा है जिससे कई झीलों में एक साथ बाढ़ आ सकती है। गांदरबल में एक और झील है गंगाबल, क्षेत्रफल और पानी की मात्रा के हिसाब से सबसे बड़ी झील, जिससे नीचे की तरफ मौजूद पनबिजली परियोजनाओं को बड़ा खतरा है। शोपियां जिले में मौजूद भागसर, ये झील अहम संचार लाइनों, पुलों और बुनियादी ढांचे के ठीक ऊपर मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक ये 5 सबसे ज्यादा जोखिम वाली झीलें हैं, जिनके अचानक फटने का खतरा बहुत ज्यादा है। अगर लद्दाख की तरफ निगाह डालें तो वहां 3000 से ज्यादा जलाशय और ऐसी झीलें हैं जिनका पानी बाहर नहीं बहता। पैंगोंग त्सो और त्सो मोरिरी खारे पानी की झीलें हैं, जिन्हें कुछ हद तक आसपास के ग्लेशियरों की बर्फ पिघलने से बनी धाराओं से पानी मिलता है। चिंता इसलिए बड़ी है क्योंकि ये झील जहां मौजूद हैं वो क्षेत्र भूकंप के लिहाज से भी सेंसिटिव हैं। तेज झटके, कंकर, पत्थर और मिट्टी से बनी 4 दीवारी जो झील के इर्द गिर्द है उसे तोड़ सकते हैं। अब राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं, जिसमें आज राजनीति की मात्रा शून्य है। शून्य इसलिए क्योंकि आज रक्षाबंधन है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की रक्षाबंधन वाली तस्वीरें काफी चर्चा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बच्चों के साथ रक्षाबंधन मनाया, उनसे राखी बंधवाई। बच्चों ने पीएम मोदी को राखी बांधी और उनके साथ बातचीत करते दिखे। इस दौरान पीएम मोदी और बच्चों की हाई फाइव वाली तस्वीरें काफी वायरल हुई। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर लोगों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ बच्चों के साथ रक्षाबंधन मनाते दिखे। उन्होंने बच्चों से राखी बंधवाई और उनके साथ समय बिताया। कोलकाता की एक तस्वीर भी काफी चर्चा में है। ये तस्वीर सीएम शुवेंदु अधिकारी की है। शुवेंदु को राखी बांधने आई एक महिला ने अपनी साड़ी का एक हिस्सा फाड़कर राखी के तौर पर बांधा। सीएम ने उन्हें ऐसा करने से रोका, लेकिन वो मानी नहीं। बाद में ये वीडियो वायरल हो गया। पिछले कुछ दिनों से एक दूसरे को पानी पी कर कोसने वाले योग गुरु स्वामी रामदेव और अभिनेत्री से सांसद बनी कंगना रनौत के बीच आज शांति समझौता हो गया। दोनों तरफ से सुलह का ऐलान भी किया गया और इस ऐलान की खास बात यह रही कि बाबा रामदेव ने कंगना रनौत को बहन और कंगना ने बाबा रामदेव को बड़ा भाई कहा। सुलह वाले एपिसोड की शुरुआत स्वामी रामदेव की तरफ से हुई। रक्षाबंधन पर स्वामी रामदेव ने कंगना रनौत के लिए मिठाई और उपहार भेजा। यह भी कहा कि रिश्तों में मिठास बनी रहनी चाहिए और पुराने गिले शिकवे भुलाकर प्रेम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बहन कंगना रनौत को ये गिफ्ट और ये मिठाई हम बाई पोस्ट भेज दे रहे हैं। किसी भी प्रकार की, किसी भी कारण से नफरत देश में नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति बैर भाव नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने सब बैर का परित्याग करें। और पिछले दिनों एक विवाद उठा कि भाई स्वामी रामदेव में और हमारी श्रद्धामयी बहन कंगना रनौत में भी कहीं विवाद तो नहीं हो गया है। विवाद को संवाद से खत्म करें। आज हम फोन भी लगाएंगे कंगना बहन को और उनको बोलेंगे रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। और इसके बाद कंगना रनौत का जवाब आया। कंगना ने अपने एक सोशल मीडिया हैंडल पर रामदेव का वीडियो शेयर किया। त्योहार का दिन होता है सब भूल चूक माफ करने के लिए। मेरे भाई बाबा रामदेव जी ने बहुत अच्छी बात कही कि विवाद नहीं संवाद होना चाहिए। आज रक्षाबंधन के दिन मैं उनकी मिठाई और बड़े भाई का प्रेम दोनों स्वीकार करती हूँ। बहुत धन्यवाद, ईश्वर आपको लंबी आयु दे। बाबा रामदेव ने पहल की और मामला सुलझ गया, लेकिन सवाल यह है कि एक जैसी विचारधारा रखने वाले दो लोग एक दूसरे पर हमलावर क्यों थे।
दरअसल कंगना रनौत ने जेनजी प्रोटेस्टर्स को गटर छाप कहा था। इस पर बाबा रामदेव ने कहा था कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका बचपन कैसा रहा, उनकी जवानी कैसी थी। जेनजी को गटर पटर बोलना ये बिगड़े हुए दिमाग की निशानी। रामदेव ने कंगना पर हमला किया था, कंगना भी चुप नहीं रही। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि बाबा रामदेव को उनकी जवानी और बेडरूम के बारे में डे ड्रीमिंग नहीं करना चाहिए। यहां से बात बिगड़ती ही चली गई, लेकिन आज रक्षाबंधन के दिन दोनों के बीच में सीज फायर हो गया। हथियारों के सत्ता वाले रक्षाबंधन की बात भी कर लेते हैं जो अमेरिका और भारत के बीच में हुआ। भारतीय सेना को ऐसा हथियार मिलने वाला है जो कुछ सेकंड में दुश्मनों के टैंक, बंकर और कैंप तबाह कर सकता है। नाम है जेवलिन मिसाइल सिस्टम। ये मिसाइल भारत को अमेरिका से मिलेंगी। भारतीय सेना की तरफ से इसे खरीदने के लिए लेटर ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पर साइन किए गए हैं। इसलिए आप भारत और अमेरिका का नया रक्षाबंधन इसे कह सकते हैं। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि ये समझौता भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती रक्षा साझेदारी को दिखाता है। ये भारतीय सेना के लिए अमेरिकी समर्थन की गहराई का सबूत है। जेवलिन एक आधुनिक मीडियम रेंज फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है। यही वो हथियार है जिसने रूस यूक्रेन युद्ध में T-72, T-90 जैसे रूसी टैंकों को कब्रिस्तान में कन्वर्ट कर दिया था। यूक्रेन को यह हथियार अमेरिका से ही मिला है। इसका इस्तेमाल आर्मर्ड व्हीकल्स मतलब बख्तरबंद वाहनों और मजबूत सैन्य ठिकानों को टारगेट करने के लिए किया जा सकता है। इस मिसाइल का इस्तेमाल अमेरिकी सेना, अमेरिकी मरीन कॉर्प्स और कई दूसरे देशों की सेनाएं करते हैं। यह मिसाइल करीब 4 किलोमीटर दूर से दुश्मन के टैंक को निशाना बना सकती है। काम को पूरा करने में इसे सिर्फ 15 से 25 सेकंड का वक्त लगता है। 150 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आती मिसाइल से दुश्मन का बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसका वजन करीब 22 किलो और लंबाई 1 मीटर से ज्यादा है। जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल अपने हल्के वजन और इस्तेमाल करने के आसान तरीके के लिए मशहूर है। सैनिक जेवलिन मिसाइल को कंधे पर रखते हैं। इसका CLU यानी कमांड लॉन्च यूनिट टारगेट को ढूंढने में, सीक करने में मदद करता है और जैसे ही टारगेट लॉक होता है मिसाइल फायर कर दी जाती है। 10 से 15 मीटर सीधा जाने के बाद मिसाइल पहले तेजी से ऊपर की तरफ उठती है और फिर इंफ्रारेड तरंगों से टारगेट की पहचान करके टारगेट वाले टैंक के ऊपर पहुंचकर सीधे नीचे की तरफ आती है और टैंक के सबसे कमजोर ऊपरी हिस्से पर, जिसे टरेट कहते हैं, उस पर अटैक करती है, जिससे कुछ ही सेकंड में पूरा टैंक तबाह हो जाता है। ये 760 मिलीमीटर से ज्यादा मोटे स्टील या कंक्रीट को भी भेद सकती है, वो भी हर मौसम में, फिर चाहे धुआं हो या कोहरा। ये मिसाइल -45 से -60 डिग्री टेम्परेचर में काम कर सकती है। 90% से ज्यादा सक्सेस रेट ने जल्द ही इसे पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया और इसे टैंक किलर कहा जाने लगा। US जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है जिसके पास मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वेपन सिस्टम्स और ये सब है। तो भारत का भी वो एक तीसरा सबसे बड़ा टॉप 3 के पार्टनर्स में आता है। जो जेवलिन की डील हुई है, जो एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, ये लेटेस्ट वेपनरी है जिसको अमेरिका, जो हमारा इंडेक्स प्लान है और अमेरिका US के बीच में जो चल रहा है, उसके चलते वो भारत के साथ शेयर कर रहा है और भारत खरीद रहा है। तो इससे 2 चीज़ें साबित होती हैं कि अमेरिका भारत को एक ट्रस्टेड डिफेंस पार्टनर भी मानता है या भारत की जो साख है उसकी वो इज्जत भी करता है। और अमेरिका के इक्विपमेंट तो सब जानते ही हैं कि एक टॉप क्लास इक्विपमेंट वहाँ पे मिलता है। सत्ता में अब उन न्यूज़ मित्रों के लिए एक चिंता का कार्ड जो निश्चिंत होकर अपना कीमती सामान किसी राइडर से मंगवाते हैं, किसी ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी की सर्विस लेते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ये खबर सावधान करने वाली है। इसके लिए गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रहने वाले पंकज ठाकुर से मिलिए, जो अपने लैपटॉप के लिए कभी डिलीवरी कंपनी के सर्विस सेंटर पर फ़ोन घुमा रहे हैं तो कभी थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें उनका सामान मिला नहीं। अब जरा पंकज ठाकुर के साथ हुए धोखे की पूरी कहानी भी समझ लीजिए। पंकज को नेहरू प्लेस की एक शॉप से लैपटॉप मंगवाना था जो उन्होंने वहां पर बनने के लिए दिया था। पंकज ने खुद नेहरू प्लेस जाने के बजाय सोचा क्यों ना राइडर से लैपटॉप मंगा लिया जाए। इसके लिए उन्होंने ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी की राइडर सर्विस बुक की। बुकिंग के कुछ देर बाद राइडर ने दुकान से जाकर पंकज का लैपटॉप लिया, लेकिन इसके बाद वो गायब हो गया। जब राइडर करीब 4 घंटे तक लैपटॉप लेकर घर नहीं पहुंचा तो पंकज घबराए। उन्होंने ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी के कस्टमर केयर से संपर्क किया। कंपनी की तरफ से बताया गया कि राइडर का पता लगाने के लिए 2 दिन का समय चाहिए, लेकिन 2 दिन बाद भी कंपनी से जवाब नहीं मिला तो उन्होंने कंपनी से लैपटॉप के बदले मुआवजे की मांग की, लेकिन आरोप है कि कंपनी ने इनकार कर दिया और कहा कि राइडर के गायब होने की स्थिति में कंपनी की जिम्मेदारी कैसे। जब पंकज ने कंपनी से राइडर का पता और दूसरी जानकारी मांगी तो वो डिटेल्स भी नहीं मिले। अब जरा सोचिए, आप राइडर सर्विस के लिए जिस कंपनी से बुकिंग कर रहे हैं, अगर वो ही ये कह दे कि वो राइडर की जिम्मेदारी नहीं लेते तो अपने आप में यह हैरान करने वाली बात है। कंपनी से मुआवजे के इनकार के बाद पीड़ित ने कालकाजी थाने में EFIR दर्ज कराई, लेकिन वहां से भी ना तो कोई जानकारी मिली और ना ही आज तक उन्हें अपना लैपटॉप मिला। इसीलिए खबर अपने आप में बहुत चिंताजनक है, क्योंकि अगर ऐसे मामलों में कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा तो फिर
कभी भी कोई भी राइडर चोर बन सकता है और कोई भी कंपनी उस चोर की प्रायोजक। बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंकज ठाकुर जी साथ में हैं, जिन्होंने ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी से एक राइडर के माध्यम से अपना लैपटॉप मंगाया और उन्हें ना लैपटॉप मिला और ना ही वो राइडर आया। क्या हुआ था पंकज जी, ज़रा बताएं हमें। मैंने अपना एक लैपटॉप है वो दिल्ली नेहरू प्लेस में रिपेयर करने के लिए दिया था, एंड जैसे ही वो बुकिंग करी मैंने तो राइडर लेके निकला वहाँ से, एंड कंफर्मेशन भी हुआ कि यस मैं लेके आ रहा हूँ। एंड उसके बाद में शाम को 4 साढ़े 4 बजे तक वो जब नहीं आया तो हमने जब उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो उसका नंबर जो है स्विच ऑफ पाया गया। फिर हमने कंपनी में कॉल करने की कोशिश करी, राइडर को करने की कोशिश करी, बट कोई रिस्पांस हमें नहीं मिला। देन हमने कंपनी को जब डायरेक्टली कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो कंपनी ने पहले तो ये कहा कि ठीक है हम ट्राई कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं राइडर को एंड ऑल, बट लास्ट में उन्होंने ये बोल के मना कर दिया कि राइडर हमारे रीच से परे है और हम कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते हैं और ना हम इसे आगे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम इसमें आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकते। सीधे तौर पर कंपनी ने कोई भी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। बिल्कुल 100% उन्होंने मना कर दिया कि हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इस मामले को लेकर के क्या फिर आप पुलिस के पास गए, वहाँ FIR वगैरह भी आपने दर्ज कराई है? जी मैंने उसके बाद में EFIR भी करी एंड उसके बाद में भी वहाँ से भी मेरे को अभी तक कोई रिस्पॉन्स ऐसा सच नहीं आया है। अब वो खबर जिसमें मुंबई के लोगों के लिए महंगाई वाला करंट है। मुंबई में दूध के दाम ने शतक लगा दिया है। अब वहाँ 1 लीटर दूध की कीमत 100 रुपए के भी पार चली गई है। लेकिन इस खबर को लेकर कुछ लोगों में कंफ्यूजन है, जिसे हम दूर कर देते हैं। जिस दूध ने महंगाई का शतक लगाया है वो तबेले वाला दूध है, जो स्थानीय दूध उत्पादक या फिर तबेले वाले सप्लाई करते हैं, ना कि सुपरमार्केट में मिलने वाले हर ब्रांड के पैकेट पर यह इजाफा हुआ है। त्योहार के सीजन में मुंबई मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने दूध की कीमतें बढ़ाई हैं। मुंबई में तबेले वाला दूध 9 रुपया महंगा हुआ है। जो दूध पहले 93 रुपए प्रति लीटर मिलता था, अब वो 102 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। दूध की बढ़ी हुई कीमतें 1 सितंबर से लागू होंगी और 28 फरवरी 2027 तक जारी रहेंगी। इसके बाद फिर से कीमतों को रिव्यू किया जाएगा। इस इजाफे के पीछे मुंबई मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने जो वजह बताई है, उसके मुताबिक डेयरी मवेशियों की कीमतों में पिछले कुछ वक्त में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा चारे के दाम भी 25% तक बढ़ गए हैं। इससे दूध उत्पादन की लागत बढ़ गई है और डेयरी किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ा है।